उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में निरंतरता में 8 वर्ष की अवधि पूरी कर लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और वह रिकॉर्ड है डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कार्यकाल के कीर्तिमान के आगे चले जाने का। इससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान उनके नाम दर्ज था और एक कीर्तिमान और बन गया है। पता नहीं लोगों की दृष्टि उधर गई कि नहीं गई। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति के रूप में केशव प्रसाद मौर्य ने भी कीर्तिमान बनाया है। अब योगी राज के 8 वर्ष हो गए। 2 कीर्तिमान मैंने आपको बताए जो रोचक हैं। अब मानकर चलिए कि दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी, सरकार, विपक्षी दल, उत्तर प्रदेश की समूची राजनीतिक चेतना अब चुनाव की ओर उन्मुख हो जाएगी। वैसे माना जाता है कि 2.5 साल पहला जो कार्यकाल का होता है वह क्रियात्मक रूप से, प्रशासनिक रूप से फैसले लेने वाला होता है और जो दूसरा 2.5 साल होता है उसमें निर्णय, रणनीति और दिशा सब कुछ चुनाव पर केंद्रित होती है। अब वो समय आ गया, 2027 में चुनाव है। लगभग 725 दिन हैं जिसमें नया जनादेश आ चुका होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर, मानकर चलिए चुनाव की ओर है। योगी जी ने अपने 8 साल होने पर विस्तार से संवाददाता सम्मेलन किया, उसमें सारे आंकड़े गिनाए। राज्य सरकार ने एक पुस्तिका भी जारी की है और विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी कह रहे कि 8 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, सवाल ही सवाल। ऐसा ही कुछ सुर कांग्रेस का भी है और ऐसा ही कुछ सुर बहन जी का भी है, बीएसपी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कुछ बिंदुओं को बहुत दृढ़ता से गिना रहे हैं। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये योगी जी हर जगह इस बात को रेखांकित करते हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या का कायाकल्प जो हुआ वो एक बड़ी घटना है। कानून व्यवस्था एक बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश के लिए। अन्यथा उत्तर प्रदेश में ऐसे माफिया थे जो समानांतर सरकार माने जाते थे, क्या अतीक और क्या मुख्तार। महिला सुरक्षा पर काम, व्यापारियों की सुरक्षा पर काम, ये 2 बड़े विषय हैं। और अभी जो 10 उपचुनाव हुए
उन 10 उपचुनावों में भाजपा ने 8 स्थानों पर जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 स्थान मिले। उससे भी भाजपा का आत्मबल बढ़ा है, उसका मनोबल बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उनसे भाजपा का आत्मबल हिलने लगा था, उसको रिगेन किया है, पुनर्स्थापित किया है उपचुनाव से भाजपा ने। लेकिन मोटे तौर पर देखिए तो अब उत्तर प्रदेश में 2 पाले हैं राजनीति के अखाड़े में। एक का नेतृत्व तो भाजपा कर रही है, दूसरे का सपा। कांग्रेस सपा के साथ रहेगी, 27 तक नहीं रहेगी, वो कांग्रेस जाने, लेकिन अभी है। और तमाम छोटे छोटे दल इन्हीं के आगे पीछे अलाइन होंगे, कुछ अखिलेश यादव के साथ, कुछ योगी आदित्यनाथ की शिविर में। और चेहरों की बात करेंगे तो इन्हीं 2 चेहरों पर लड़ाई रहेगी, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। बहन जी अपनी भूमिका ढूंढेंगी, बसपा भी संघर्ष करेगी, लेकिन बसपा इतना पीछे चली गई, इतना शिथिलता आ गई, उसमें शैथिल्य इतना आ गया कि उसको 27 के महासमर के लिए तीसरा कोण बने रहने में मशक्कत काफी करनी होगी। क्या बहन जी ऐसा कर पाएंगी? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर कर पाएंगी तो स्वाभाविक तौर पर एक तीसरा कोण खड़ा होगा, भाजपा, सपा और बीएसपी। और अगर बहन जी उतनी मेहनत नहीं कर पाई और बसपा खड़ी नहीं हो पाई तो बसपा की भूमिका संतुलन बनाने और बिगाड़ने वाली रहेगी। वो उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में तीसरा कोण नहीं होंगी, वो संतुलन बनाने बिगाड़ने वाली होंगी, कोण नहीं होंगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज अगर चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ खड़ी है। पहले रिपोर्ट देखिए। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर 25 मार्च 2022 को दूसरी बार पारी खेलने उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपनी सरकार के 8 साल पूरे कर चुके हैं। इन 8 साल को सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित करते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। तो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 8 सालों में सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के जरिए बुलडोजर बाबा वाली छवि बनाई, तो वहीं पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त मिशन को भी अंजाम तक पहुंचाया। हिंदुत्व की नई धारा और सनातन अवतार में अयोध्या, काशी, मथुरा में धार्मिक स्थलों के साथ साथ महाकुंभ का आयोजन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। सीएम योगी का दावा है कि बीमारू राज्य को बेमिसाल कर दिया। जो परिवर्तन आपको गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, यही परिवर्तन अयोध्या में भी, यही परिवर्तन लखनऊ में भी, यही परिवर्तन काशी में भी, यही परिवर्तन मिर्जापुर में भी और यही परिवर्तन प्रयागराज में, कानपुर में, आगरा में, झांसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, बरेली, मुरादाबाद, यानी हर एक जगह यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये हमारे संकल्प का हिस्सा था और उस संकल्प के तहत जो हम लोगों ने 2017 में जनता जनार्दन के सामने जो वायदा किया था कि हम सबको सुरक्षा देंगे, सबका सम्मान देंगे, योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएंगे। अब सरकार ने जहां उपलब्धियों के साथ रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एनसीआरबी के आंकड़ों को आधार बनाकर
योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। संसद के बाहर भी सपा सांसदों ने पोस्टर पेपर लहराए। अखिलेश यादव ने तंज किया कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। वहीं अखिलेश यादव का दावा ये कि सीएम योगी रिप्लेस होने वाले हैं। मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। सपा के साथ ही मायावती से लेकर कांग्रेस तक सभी विपक्षी दल सरकार के 8 साल बेमिसाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय सरकार पर हालात खराब करने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस भी कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को फेल बता रही है। 8 साल जो बेमिसाल है, 8 साल बेहाल है। अब मुख्यमंत्री जी को तत्काल एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए सही स्थान है। जनता के सुख दुख के में उनसे कोई वास्ता नहीं। परिवार, बीवी, बच्चा कैसे लोग पालते हैं, कैसे आप सब लोग चलाते हैं, उससे उनका कोई सरोकार नहीं। तो उनको निश्चित तौर से अब उनका मठ जाने का समय, इस्तीफा देकर हम सब लोग, मैं मांग करता हूं कि इस्तीफा देकर उनको मठ चले जाना चाहिए। बहरहाल उम्मीद, उपलब्धियां और चुनौतियों के आगोश में योगी सरकार ने तमाम कीर्तिमान गढ़ते हुए 8 साल वाला रिकॉर्ड कायम कर दिया। विपक्ष के तमाम सवालों के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड अब जनता के सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि ऐतिहासिक जीत के कैनवास पर 8 साल में कितना कमाल कर गई योगी सरकार। क्या कहता है सरकार का रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा जाता है और मार्किंग जनता ही करती है, और मार्किंग करने का अवसर होता है चुनाव। मेहमानों से परिचय करा दे, राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक वाजपेयी जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे शुरुआत करूंगा। योगी राज के 8 साल, 8 वर्ष, मुझे 3 बड़ी बातें बताइए। सबसे पूछूंगा, जिनको जो विपक्ष में है उनसे पूछूंगा कि 3 कमियां बता दीजिए, और जो पक्ष में है उनसे पूछूंगा आपकी दृष्टि में सबसे बड़े 3 काम कौन से थे। राघवेंद्र जी, आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे बड़े 3 काम कौन से रहे इन 8 वर्षों में? अमिताभ जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की हालात क्या थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जो है अपराध के चंगुल में बुरी तरीके से फंसा हुआ था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में आकर सबसे पहले जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम शुरू किया और उत्तर प्रदेश से अपराध का जड़ समूल पूरा तरीके से नाश कर दिया। आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, आज की तारीख में एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। हम लोगों ने जिस प्रकार से विकास की गंगा बहाई उत्तर प्रदेश में, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले केंद्रीय योजनाओं में एक में भी उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था। आज की तारीख में 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया है। 13.5% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले था। आज की तारीख में 3.5% उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर है। ठीक है सरकारी, आप 3 से ज्यादा बता दिए। अभी रुक जाओ, सबसे 3 ले ले। अभिषेक वाजपेयी, 3 आपत्तियां बताइए, 3 ना इत्तेफाकी बताइए। धन्यवाद अमिताभ जी। और क्योंकि जब 3 बातें कह रहे थे वैसे तो बहुत सारी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे दावे किए थे। इन दावों में था कि इन्वेस्टमेंट मीट के लिए आपने देखा कि पेपर से लेकर के हर एक जगह पे बाकायदा आंकड़ा है। 13,500 करोड़ रुपए का तो झूठा एमयू सिग्नेचर कराया गया। तो और कितने एमयू जब जांच के बाद पता चलेंगे कि झूठे थे कि सच्चे थे, ये पता ही चल जाएगा। हम सब ने देखा कि महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं, लेकिन आपने देखा कि 1090 में काम करने वाली एक महिला अधिकारी ने अपनी सुरक्षा के लिए रात में तकरीबन 2 बजे पुलिस वालों को फोन करके बुलाया। और हम सब ने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें एक
डिप्टी जेलर जो अपने लिए अपने हकों के लिए आवाज उठा रही थी और अपने लिए मांग कर रही थी। दूसरी बात, तीसरी बात अगर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कौन सी भ्रष्टाचार की बात वो छुपाना चाहते हैं? जल जीवन मिशन में हम सब ने देखा कि कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हम सब ने देखा कि कानपुर का पुल 1.5 महीने में भी नहीं चल पाया, लेकिन आज भी उसकी कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अगर हम सब अगर हम ठीक, एक और भी बड़ी बात है, मैं रोहित आपके पास आ रहा हूं। 8 साल योगी जी को हुए चीफ मिनिस्टरशिप पर, और योगी जी हटाए जा रहे हैं, इसकी हर 4 महीने में एक बार घोषणा की गई। तो 24 घोषणाएं हो चुकी हैं अब तक भगवान का नाम लेके। क्या खाल अभिषेक अभी नहीं है, और इसमें विशेष योगदान अखिलेश जी का है। वो भी हर 2-3 महीने में एक बार घोषणा करते हैं। पहले केजरीवाल जी भी करते थे, लेकिन जब से वो चुनाव हार गए अपने ही, तब से उनने मोह माया छोड़ दिया, वो इस पंगे में नहीं पड़ते। पहले केजरीवाल जी भी कहते थे, मुझे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है। और शुरुआत में मैंने कहा था, जो लोग ना सुन पाए हो उनको फिर बता दूं, मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यूएशन में 8 वर्ष पूरे कर लेने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हो गए। क्या ना मुलायम सिंह रहे, ना कल्याण सिंह रहे, ना मायावती रही, ना नारायण दत्त तिवारी रहे, ना गोविंद वल्लभ पंत रहे, ना संपूर्णानंद रहे इनसे आगे। तब जब हर 4 महीने पर लोगों ने गंगा जल तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कहा, बोले नहीं कसम से बता रहे हैं अब की हट जाएंगे, पक्की बात है। क्या ये सत्य है और ये तथ्य है। तो मैंने कहा ये बता दूं, अभी भी मैं एक बाइट देख रहा था कि अखिलेश जी कह रहे थे कि रिप्लेसमेंट होने वाला है। तो मुझे बात याद आई कि हर 4 महीने पर रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन रिप्लेसमेंट हुआ नहीं जमीन पर। रोहित अग्रवाल, आप अलायंस पार्टनर हैं, दिल्ली में भी लखनऊ में भी, दोनों जगह आपके मंत्री हैं। 3 बातें बताइए जो आपको लगता हो इस गठबंधन ने सबसे अच्छी की। फिर मैं कांग्रेस से पूछूंगा कि अजय राय इतना नाराज क्यों हैं कि वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि इस्तीफा ही दे दो। देखिए अमिताभ जी, मैं पहले तो आपको 3 उपलब्धियां सरकार की बताने से पहले मैं एक योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बता दूं कि अगर ये कहते हैं, 24 बार ये कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हटने वाले हैं, तो ये तो लोकतंत्र की शक्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि उनके पास विकल्प भी है और वो उंगली भी उठा सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि वो हटने वाले हैं या नहीं हटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में तो किसी की हैसियत नहीं है कि भैया जी के अलावा कोई दूसरा नाम बता दे कि कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो भैया वहां हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ऑप्शंस है ना, क्योंकि जनता के चुने हुए लोग हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो हमारे देश की जनता इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो ये तो बहुत बेहतर बात है। और मैं अब उपलब्धियां बता दूं आपको, तो सबसे पहले तो मैं किसानों की उपलब्धियां बता दूं, क्योंकि हमारी मुख्य जो मांग है वो किसानों की है। तो गन्ना किसानों का जो भुगतान हुआ है वो 2.80 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। मुझे लगता है इतनी बड़ी फिगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में किसी ने सुनी नहीं होगी कि गन्ना किसानों को भी दिया जा सकता है इतना पेमेंट। जहां पे 43 हजार करोड़ रुपए का बकाया होता था 2017 में जब सरकार गई थी, वहां पे आप स्थिति समझिए कि 2.80 लाख करोड़ का भुगतान हो रहा है गन्ना किसानों को। दूसरी किसानों के लिए उपलब्धि ये है कि हमारा कृषि क्षेत्रफल बढ़ गया है और कृषि की उपज भी बढ़ गई है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से कृषि की उपज है और हमारा क्षेत्रफल है, वो दोनों बढ़े हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि सरकार कुछ बेहतर कर रही है किसानों के लिए। और एक बात और है कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में लोग डरा करते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी डरा करता था कब उसका बच्चा उड़ जाएगा, किडनैप हो जाएगा, कब उसको गोली मार दी जाएगी, कब उसका व्यापार की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। तो आज स्थिति ये है कि व्यापारी भी पूरे अपने आप को सुरक्षित महसूस करके और पूरी तन्मयता से व्यापार कर पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बाहर से भी व्यापार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भैया अगर हम घर में ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कोई भी चीज करके। तो किसी भी प्रदेश के अंदर सुरक्षा बहुत बेहतर चीज है जो कि इस 8 सालों में आई। और एक और, अभी तो तीसरा आया नहीं अमिताभ जी, मैं तीसरा भी बता दूं, है ना, विपक्ष बेचैन होगा क्योंकि इनको तो 3 कमियां बताने में मुझे लगता है कि बहुत सोचना पड़ रहा होगा। यहाँ तो लिस्ट है पूरी उपलब्धियों की।
तो तीसरा उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे विकसित प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है। जहां पे उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पे हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में भारत के अंदर स्थापित होने का काम किया। ठीक, रुकना होगा। राज जी के पास चलूंगा, कांग्रेस के पास। राज शर्मा जी, वही प्रश्न आपसे। जिस आधार पर अजय राय कह रहे हैं कि योगी जी को अब गोरखपुर चले जाना चाहिए वापस, और मैं मांग कर रहा हूं, 3 ऐसी बातें बताइए जो आपको लगता हो कि अब ये 3 बातें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए इस सरकार के संदर्भ में। मैं भाई सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, ये कहावत है दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आरएलडी के भाई हैं हमारे रोहित भाई, अभी मिले हैं बीजेपी से, तो मगर सपा हो या कांग्रेस, किसी के लिए भी अभी इतने भी उतावले बोल नहीं बोलने चाहिए। चलिए, ये तो हुई बात। अब मैं बताऊंगा आपको, मेरे अजय राय जी ने सही बात बोली, सही बात। में मुझे बुराई करने के लिए ही मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं मठाधीश के रूप में उनका सम्मान करता हूँ, मुख्यमंत्री फेलियर मानता हूँ, ओपन है मेरा विषय। पहला देखिए कि देश हो या प्रदेश हो, वो चलता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा। मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, महिला को अबला माना गया, तो मैं ये सोचता हूं मैं प्रूफ दे सकता हूं। जैसे शिक्षा में कस्तूरबा गांधी हमारे स्कूल है, उसमें बजट 2 हैं, एक केंद्र के और एक यूपी के। मैं दावे के संग कह सकता हूं, अभी 10 दिन 15 दिन की बात छोड़ दूं तो नहीं कहता, अभी पिछले बजट में केंद्र का आ गया था, यूपी के पास बजट नहीं था। ये नंबर 1 फेलियर। दूसरा, मेडिकल कॉलेज बदायूं से लेके पीलीभीत तक, बरेली में 300 बेड का स्कूल खुला है, वहां पे कोई चीज चालू नहीं हुई है, कोई फैकल्टी पूरे नहीं है। दूसरा फेल। तीसरा ये कि लड़कियां मरी हुई बाईपास में मिल रही हैं, बॉडी उनकी फूल जाती है, कहां सुरक्षा है भाई? आपने किसी को मरवा दिया तो सुरक्षा हो गया। अभी रोहित भाई ने बहुत अच्छी बोली कि आप रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं, लड़की निकल सकती हैं। मैंने अपनी उम्र, आज आपको भी कहूंगा अमिताभ भैया, मेरी भी एक उम्र है, मैंने भी कई घाट देख ली है। अब तो पहले महिलाओं को गुंडे छेड़ते थे, अब तो पुलिस का नौजवान यूपी का सिपाही छेड़ता है, अब तो सिपाही धोखा दे रहा है। तो ये तीसरा नंबर का फेलियर हो गया। अब बताइए, जो तीनों फेलियर हो उस पे मेरा नेता कभी ना मांगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सरकारों का मूल्यांकन करने के समय अपराध के संदर्भ में, सुरक्षा के संदर्भ में, हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, किसी की सरकार हो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप आइसोलेटेड अपराध की घटनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, किसी देश में नहीं हो सकती, किसी व्यवस्था में नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन फला वर्ग का अपराधी है इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ऐसी स्थिति हो और जिसका फिर परिणाम कवाल कांड में जाए और मुजफ्फरनगर 6 महीने तक धूं करके जले, वो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्थिति तब गंभीर हो जाती है, रहा किसी को जाते हुए रात में गोली मार दी गई, वो भी अपराध है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कह सकते नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। लेकिन पता लगे 6 जिलों में भैया की सल्तनत चलती है और 6 जिलों में खान साहब की सल्तनत चलती है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि अपराधी को मछली पसंद है इसलिए जेल में मछली का लिए तालाब खुदवा दिया जाए और कलेक्टर वहां बैडमिंटन खिलवाने जाए अपराधी को। ये नहीं होना चाहिए राज भाई, है ना। इससे मनोबल टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी 100% अपराधी, 99 नहीं, 100% संगठित अपराधी पुलिस कोई गिरफ्तार कर ले। अभिषेक को शायद याद ना हो प्रसंग, या याद भी हो सकता है, पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया था, बाड़े में बंद कर लिया था और दे कंटाप कोई नहीं छुड़ा पाया, तो मुलायम सिंह जी को खुद फोन करना पड़ा और कहना पड़ा भाई क्या छोड़ो भाई, पुलिस तो छोड़ दो यार। नहीं, यह दृश्य बड़ा शर्मनाक हो जाता कि अपराधी ने पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया और 1-2 नहीं, दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए थे। बोले बंद करो इनको। आप समझिए, वो स्थिति हो तो मानना चाहिए कि कानून व्यवस्था खूंटी पे टंग गई। हां, ये रहेंगे, अपराध रहेंगे, चोरी भी रहेगी, डकैती भी रहेगी, नारी
के लिए संकट के प्रसंग भी आएंगे, रहेंगे, लेकिन ऐसे प्रसंग आए तो मानना चाहिए फिर शर्मिंदगी चरम पर है। कवाल कांड किस लिए हुआ था हमको पता है ना, क्योंकि उस दरोगा इंस्पेक्टर ने कहा था हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जिन लड़कों ने आपकी लड़की को छेड़ा है चौधरी साहब उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। कारण भी बता दिया था इंस्पेक्टर ने, उसी के कारण तो फिर ये हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए राजभाई, है ना। शाहजहांपुर की कोई घटना हो सकती है, इटावा की हो सकती है, पडरौना की, कुशीनगर की इंडिविजुअल घटनाएं मिलेंगी, उन पर भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन संगठित अपराध ज्यादा खराब है, वो प्रदेश के लिए संकट पैदा करता है, फिर वहां निवेश नहीं हो सकता, फिर वहां कोई और चीज नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये आंकड़े आ गए, योजनाओं पर चर्चा हो गई, इनमें मेरी बहुत रुचि भी नहीं रहती, क्योंकि मैं मानता हूं विकास अगर हुआ है तो जनता के सामने होगा, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, ना उसकी आलोचना करने की जरूरत, ना उसका समर्थन करने की जरूरत, जनता देख ही रही है। मेरी समझ कहती है कि उत्तर प्रदेश अब चुनाव की ओर चला गया। 3 साल हो गए, 2 साल बचे हैं, अब जो कुछ है सामने चुनाव है, 2 बड़े चेहरे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। बाकी पार्टियां उन्हीं के साथ अलाइन है एक्सेप्ट बीएसपी। बीएसपी को छोड़ दें तो बाकी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े मोरलेस, वो किसी न किसी के साथ अलाइन है, जिसे कांग्रेस साइकिल के पीछे है। राघवेंद्र जी, अब जो 2 साल बचे हैं, मुझे लगता है चुनाव की तैयारी के ही है 2 साल, नहीं? और मुकाबला योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव, इस बात से सहमत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार में हो या न सरकार में हो, हम लोग विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हमेशा समाज के बीच में रहने वाले राजनीतिक दल हैं, और हमेशा अगर सरकार है तो सरकार के माध्यम से, विपक्ष में है तो विपक्ष के माध्यम से, अगर विपक्ष में नहीं भी हैं तो वे संगठन के माध्यम से जनता के बीच में अंत्योदय को विषय में लेते हुए हम लोग हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, अगर आपका कहना है कि हम लोग चुनाव के मोड में आ गए, तो हम लोग 5 वर्ष चुनाव के मोड में रहते हैं। आप देखिए, जितने भी चुनाव होते हैं उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर परिणाम देने का प्रयास करते हैं, और अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम आते भी हैं। उपचुनाव हो या चुनाव हो। लोकसभा में तो अटक गए थे भैया, अटक भी गए थे, भटक भी गए थे। नहीं, ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, हम लोगों को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले थे। हम लोगों ने लक्ष्य भी तो एक बड़ा रखा था अमिताभ जी, 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत परिणाम हमें नहीं आए, हम लोगों ने उसका जो पूर्वालोकन किया पूरा, हम लोगों ने बैठ करके देखा कि हमको अपेक्षाकृत परिणाम आने में कहाँ चूक हो गई है, उस चूक को हम लोगों ने दूर किया। एक मिनट राघवेंद्र बाबू, तो अब उस समीक्षा में क्या समझ में आया, कहाँ चूक हो गई थी जब 80 की जगह 33 आए? क्या निकला रिजल्ट? उसमें जो संगठन का विषय में चर्चा हुई है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है, तमाम तरीके के विषय निकल करके आते हैं, कुछ संगठन के माध्यम से आते हैं, कुछ सरकार के माध्यम से आते हैं, उनमें चर्चा होती है, उनकी कमियां दूर कर ली जाती है। उसके बाद उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद 9 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए हैं। बीमारी क्या डायग्नोसिस, बीमारी कौन सी डायग्नोज हुई, ये समझना चाह रहा था। अब बीमारी वो लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा, आगे देखा जाएगा अमिताभ जी। कभी बीमारी लेकिन जो दूर कर ली गई है, वो आगे आने वाले समय में वो बीमारी आपको पूरी अपेक्षा कर दिखाई भी पड़ रही होगी। अब वो संगठन में बीमारी दूर हो गई है, लगातार उपचुनाव होते रहे हैं, उसके बाद नगर निगम में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो परिणाम सामने है, आपके सामने अमिताभ जी। तो आगे आने वाले ठीक है राघवेंद्र जी, अभी रुकना। अभिषेक बाबू, बीजेपी कह रही है कि जो बीमारी थी लोकसभा में वो हमने डायग्नोज कर ली, उसकी दवा खा ली, खा के अब बिल्कुल शरीर फिट हो गया। अब बोले हमने उसका मुजाहिरा कर दिया, उसका प्रमाण भी दे दिया, बाई इलेक्शन में 10 में 8 जीत लिए। बोले अब हमारा बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, अब कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, उनका सिस्टम बहुत ही मजबूत है, क्योंकि उस मजबूती सिस्टम में ही तो सारे भ्रष्टाचार हम सब ने देखा। क्योंकि जब बहुत बातें, क्योंकि रोहित भाई ने भी कई बातें बोली, तो उन बातों में एक चीज मुझे ध्यान आई कि
जब वो बात कह रहे थे कि कई सारी चीजें विपक्ष बता नहीं पाएगा, उसको याद नहीं है, सोचनी पड़ रही, तो वाकई में मैं सोचना पड़ गया कि इतनी नाकामियां भी कैसे जनता जनार्दन को बताई जाए, हमें इसके बारे में सोचना पड़ा। क्योंकि जब फेल्योर ही सब जगह पे है सिस्टम में, तो हम कैसे उन चीजों को बताएं, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर जनता जनार्दन को पता होना चाहिए। क्योंकि ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के काम गिनाने की जगह, आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में काम गिनाने की जगह कटेंगे और बटेंगे जैसे नारों का उपयोग करने लगे, जबकि इनकी ख्याति इसी वजह से हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की गुणगान किया करते थे सभी लोग। पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लुटेरी पुलिस बन गई, जो एक जगह से जा करके दूसरी जगह लूट करके वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती। हम सब ने देखा कि कैसे सफाई, कितना बड़ा आडंबर किया था। सोचिए कि इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा, उसके बाद गए लोग नहाने के लिए, सफाई कर्मचारियों से अभिभूत होकर के इन्होंने खाने का आयोजन किया, भोजन का आयोजन किया, और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, जाकर के नगर निगम पे वही सफाई कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी मांगे। कितना बड़ा आडंबर है सोचिए। हम सब ने देखा कि कैसे 8 साल की जब बात कर रहे थे, तो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में और कैसे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप में जो घोटाले हुए, एक बार भी किसी ने चर्चा नहीं की। हम सब ने देखा कि कैसे बिजली विभाग कर्मचारियों के जो भविष्य निधि फंड था उसमें घोटाला हो गया, एक बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हम सब ने देखा कि कैसे अयोध्या के मेयर के ऊपर आरोप तो लगे थे, लेकिन उसके ऊपर क्या जांच हुई? कुछ भी नहीं हुआ। हम सब ने देखा कि शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री के ऊपर झूठे आरोप, सब लोग बताते हैं झूठे आरोप है, लेकिन जो आरोप सत्य साबित हो गए, तो क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? आज तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? ठीक है अभिषेक बाबू, रुकना होगा। ठीक है, एक मिनट देखो, इंडिविजुअल केसेस गिनाओगे तो फिर ये 5 दिन भी कम होंगे, ये फिर तो 5 दिन भी कम है। एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा, एक बार रुकना होगा। 25 करोड़ के प्रदेश में अगर हम इंडिविजुअल केसेस गिनाएं, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, तो कम से कम 1 महीना चाहिए एक आदमी को ना। इसलिए राघवेंद्र को भी 1 महीना चाहिए, आपको भी, वो हम दे नहीं सकते। अभी रुक जाते हैं यहाँ पर। हमें 1 महीना नहीं चाहिए, हमने तो नहीं चाहिए बाबू, हम तो देख रहे हैं। अभी सहारनपुर से शुरू करो और बलिया तक जाओ, 75 जिले हैं और उसमें 100 विभाग है। ना, फिर तो कई महीने चाहिए। मतलब जितने में है हम पूरा लक्ष्य चंडी महायज्ञ कर ले, उससे भी ज्यादा समय चाहिए। खैर, मैं मानता हूं जो बातें समाजवादी पार्टी कह रही है, ये ही बातें उसने बाई इलेक्शंस में भी कही। 10 जगह बाई इलेक्शन हुआ रोहित जी, और यही चार्जशीट लेके समाजवादी पार्टी गई थी। चार्जशीट में तो कोई नया जुड़ा नहीं, यही चार्जशीट लेके सपा गई मैदान में और परिणाम आया। अभी नहीं अभिषेक, ऐसे तुम तो मेरे से उसका बहस का प्रोटोकॉल जानते हो भैया। 8 और 10 यही परिणाम आया। अंततः फैसला ना तो रोहित करेंगे, ना अभिषेक करेंगे, ना राघवेंद्र जी करेंगे, ना राज शर्मा जी करेंगे, ना अमिताभ अग्निहोत्री। फैसला तो ननकू करेगा। ननकू के पास गए थे समाजवादी पार्टी भी चार्जशीट लेके, और अजय राय की पार्टी भी चार्जशीट ले गए, तो उन्हें तो सीट ही नहीं मिली। सपा लड़ी तो 10 में 8 हारी, 2 जीती। रोहित अग्रवाल, अगर यही चार्जशीट है तो ये चार्जशीट तो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ नहीं आई। बाई इलेक्शंस ऐसा बताते हैं। देखिए अमिताभ जी, स्थिति बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी स्वयं जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, और समाजवादी पार्टी को स्वयं पता है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल पाना इनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए कभी ये गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ, कभी ये बहन जी की कुंडी खटखटाते हैं, कभी ये दाएं बाएं देखने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम पे, पीडीए के नाम पे, धर्म के नाम पे। अब तो स्थिति साफ हो चुकी है। तो पीडीए के नाम पे भी जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि कुंभ में हमने देखा किस तरीके से इनका पीडीए का नारा धुल गया कि एक ही घाट पे, छोटा बड़ा एक ही घाट पे, सारी जातियों ने एक ही घाट पे, सभी धर्मों ने वहां पे डुबकी लगाई। तो इनका जो पीडीए का नारा था, नैरेटिव था, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो आज स्थिति जनता जानती है कि जब एक कोई भी अगर कोई नौकरी निकलती थी तो जो दुकानें खुल जाती थी दलाली की, आज वो सरकार में उन दुकानों के लिए कोई जगह नहीं है। आज कोई आवंटन है ही नहीं उस जगह का कि जो है दलाली की दुकानें खुल पाएंगी। वो नौकरी का कहां से आवंटन होना है? आज थानों के बाहर जो दुकानें होती थी दलाली की,
वो दुकानें बंद हो गई हैं। वहां पे आप समझिए बुलडोजर चल गया है उन दुकानों पे, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि किसी थाने के बाहर बैठ के वो अपनी दलाली की दुकान चला ले, किसी तहसील के बाद बाहर बैठ के वो अपनी दलाली की दुकान चला ले। तो देखिए जो जनता परेशान थी, कभी भैया जी की चिट्ठी आती थी, कभी चाचा जी की लिस्ट आती थी, कभी खान साहब की लिस्ट आती थी। अरे भाई एक तो किस्सा आपने ही सुनाया था अमिताभ जी, मुझे याद है जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में खान साहब ने भैया जी का हेलीकॉप्टर उतरने से रोक लिया था और भैया जी को आधे रास्ते से वापस आना पड़ा था। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि अब सरकार रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से चलती है। अब सरकार चलती है जनता के मत से और जनता के लिए चलती है, और विकास के कार्य भी जनता के लिए हो रहे हैं। जनता भी समझ चुकी है कि भैया अब अगर इनको दोबारा इनको हमने पनपने का मौका दिया तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश को। अब जनता भी इन अपराधियों को किसी भी तरीके से मौका देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से रुकना होगा। रोहित जी रुकना होगा। मैं राज शर्मा जी के पास ठीक है रोहित बाबू, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। और 2 साल तो विधानसभा के चुनाव को है राज बाबू, लेकिन इम्तिहान अभी और हैं। 26 में ही पंचायत का चुनाव है क्या? वहां भी थर्मामीटर लग जाएगा, कौन कितने पानी में है। नहीं, 26 से जो हवा बनेगी पंचायत से, वो हवा जाएगी 27 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए इम्तिहान 2 हैं। अगर उसको मेंस माने विधानसभा के चुनाव को, तो ये प्रीलिम का इम्तिहान हो जाएगा पंचायत का। मैं अविनाश पांडे जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत और विधानसभा दोनों अपने दम पर बढ़िया से चुनाव लड़ेगी कार्यकर्ताओं के साथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हसरतें जवान हो गई उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में देवी दे सीटें अखिलेश यादव, लेकिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी कंजूस होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टरशिप का स्टेक समाजवादी पार्टी अपने पास रखना जब चाहेगी तो सीटों में कंजूसी करना लाजमी हो जाएगा। राज भाई। दादा मैं बात कहूंगा दिल की आवाज। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल हुई है। 3-4 भूल बड़ी करी है उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने मेरी। एक तो अभी केजरीवाल को समर्थन दे दिया था, जो उनकी पहली सरकार बना, नहीं देना था। दूसरा काशीराम, ये तो लास्ट का हुआ काशीराम साहब, और मैं पहले भी बोल चुका हूं, पर समाजवादी पार्टी हमें नहीं करना चाहिए। आप कांग्रेस के किसी भी छोटे से छोटे न्याय पंचायत अध्यक्ष से पूछें आप, तो वो कहता नहीं, हारे या जीते ये फैसला बात का है, मगर हमें किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा, अगर मेरी पार्टी के किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपनी आत्मा को और अपने किरदार को नहीं बेचने दूंगा। ये तो आपका जवाब मैंने दे दिया। ये गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दिन भर 5 साल 3 साल राज शर्मा मेहनत कर रहा है कि 9 में से 1 सीट चुन रहा है। अंत में क्या हुआ? गठबंधन हो गया, चलो हटो, किनारे हटो। कुछ लोग, एक मैं बताऊंगा आज, कुछ लोग निर्दलीय लड़ जाते हैं। वो निर्दलीय जानते हैं कि मैं हारूंगा, मगर वो निर्दलीय इसलिए लड़ते हैं कि जो मुझे लड़ाना चाह रहे हैं वो कहीं दाएं बाएं दुकान ना देख ले, मेरे पे ही सिमटे रहे। पता होता है किसी पार्टी के पदाधिकारी का विरोध करके निर्दलीय लड़ना, लोग कहते हैं निर्दलीय, उसे पता होता है मैं हारूंगा, लेकिन वो एक चीज चाहता है, जो गांव का ननकू लड़ा रहा है मुझे, जिसने मेरे चेहरे पे सपना देखा, वो ननकू ना अलग हो जाए। जैसे नाई की दुकान में जाते हैं ना, मैं 17 किलोमीटर जाता हूं मूछें सेट कराने, और उसे कहता हूं ऐसा ना हो कोई दुकान दूसरी देख लूं, पता लग रहा वहीं मजा आने लगे। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना है दादा, गठबंधन की बात तो होनी नहीं चाहिए इस वक्त। हालांकि वो बड़े नेता है, मैं उनको नहीं कह सकता क्या ट्रैक है। अविनाश जी और अजय राय जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है, और वो बयान दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जो न्याय पंचायत का व्यक्ति जाता है वो चाहता नहीं भाई, अरे वैसे भी तो 2,000 वोट मिलेंगे ना, अच्छा मैं लड़ जाऊंगा, अरे 5,000 हार गया ना, मगर मेरी एक तो बात होगी कि नहीं, पार्टी ने मुझे विधायक का प्रत्याशी बनाया, क्या जाएगी मेरे पे? मैं हर महीने 50,000 1 लाख रुपया, 3 महीने में 2 लाख रुपया होर्डिंग में खर्च कर रहा हूं, लोग मुझे जाने। और फिर क्या हुआ? गठबंधन में 9 में 2 सीटें आई, क्या मिल गया?
इसलिए मैं अपनी पार्टी से कहता हूं, अगर कहीं मेरी बात सुने, अरे अपना मारेगा तो छाया में डाले, ये मेरा बिल्कुल बयान है। क्या हार जीत है, छोड़िए। आपकी बात बहुत दूर तक सुनी जाएगी, निश्चिंत रहिए। अभिषेक वाजपेयी जी, कांग्रेस ने टोन सेट कर दी, मोरलेस सेट कर दी है, और कांग्रेस के भीतर के लोग भी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो माइंडसेट है वो भी इसी दिशा में काम कर रहा है कि भाई हारें जीते ये मत बताइए हमको, है, लेकिन हमको पार्टी को खड़ा करना है। बिहार के संदर्भ में भी यही बातें आ रही हैं। और जो बात राज शर्मा ने कही कि भाई हम 2000 वोट पाएं लेकिन हम लड़ेंगे, तो हम मान के चलें अभी तो पंचायत का ही चुनाव आना है और पंचायत के बाद विधानसभा। मानकर चलें कि इंडिया अलायंस नाम का जो एक वो था तंबू, वो बिखर गया, डिसमेंटल हो गया। देखिए अमिताभ जी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक व्यक्ति ये बात बोलेगा तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि अगर आप अभी आप आदरणीय अजय राज जी से अगर आप पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि हमारा अलायंस है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर तय है कि वो आगे अलायंस रखते हैं कि नहीं रखते। आदरणीय अखिलेश यादव जी का साफ मत है कि यूपी के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टी साथ आना चाहती है बिल्कुल साथ आए, हमें कोई गुरेज नहीं है। और उसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आज कांग्रेस पार्टी वापस से अस्तित्व में आई है। एक बात। दूसरी चीज, अगर इतनी ही आदरणीय राज जी को बहुत ही आपत्ति है, मुझे लगता है कि उन्हें इस बात को अपनी पार्टी फोरम पे उठाना चाहिए और कह देना चाहिए कि इसको सार्वजनिक तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी से राहुल गांधी जी कहें इस बात को कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। अगर इनके देखिए राज भाई सुन लीजिए मेरी बात। आप अगर आप पार्टी की तरफ से बैठे हैं किसी फोरम में और आदरणीय अमिताभ जी के चैनल पे बैठे हुए हैं, तो आपको पार्टी फोरम से अलग जाकर के आप बात नहीं कर सकते। पार्टी फोरम पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अरे फोरम के चक्कर में हम खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का ऑथराइज्ड व्यक्ति हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की गाइडलाइन जो है मैं उन्हीं पे चलूंगा और मैं उन्हीं की बातें करूंगा। वो राज जी ये कह रहे हैं कि इसी फोरम के चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए, बोले हम ही खत्म हो जाएंगे तो फोरम का क्या करेंगे। तो ये कह रहा ना, अरे मुंह में राम बगल में ईंटें मिलकर राम तो उनको पीटे तो नहीं कह रहा ना। मैं कह रहा नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा है। अगर मान लो राहुल जी करेंगे मैं उनके पीछे चल दूंगा, मैं उनके पीछे चल दूंगा। आप सार्वजनिक राज भाई चाहे ना हो। अमिताभ जी देखिए, ना ही मेरा मत इस जगह पे आएगा, मेरा पर्सनल मत आएगा, और ना ही राज जी का पर्सनल मत आएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे डिसीजन लेना है और किस भूमिका में उसको अदा करना है। कांग्रेस पार्टी जो है उसको कितनी सीटें देनी है ये उनके ऊपर भी निर्भर करेगा, और एक मत होकर के जो विचारधारा है उस विचारधारा के अनुसार हम चलेंगे, ताकि जनता जनार्दन हमें वोट करे और जनता के बेसिक मुद्दे जो है हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आखिरी जो फैसला होगा वो जनता जनार्दन का होगा। हम अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से जनता तक पहुंचा पा रहे हैं ये अहम भूमिका अदा करता है। ना ही मेरी बात जाएगी और ना ही राज की जाएगी। ठीक है अभिषेक भाई, एक छोटा सा सवाल और लेना, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। आपकी पार्टी के 3 बड़े चेहरे, वो सामान्य लोग नहीं है, वो फैसले लेने वाली व्यवस्था के हिस्से हैं। एक तो मुलायम सिंह जी के मित्र रहे रामजी लाल सुमन, उस समय के आदमी, चंद्रशेखर की सरकार मंत्री रहे रामजी लाल सुमन। अबू आजमी का मतलब मुलायम सिंह के समय से महाराष्ट्र का मतलब अबू आजमी, ठीक। और ये शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र, इनकी तो अभी बहुत उम्र नहीं है, ये तो विधायक थे, सांसद हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी में इनके बाबा के हिसाब से देखो तो कद बड़ा है। इन 3 लोगों ने 3 लोग चुने, एक ने औरंगजेब को चुना, एक ने मसूद सालार गाजी को चुना और एक ने बाबर को चुना। क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी पीडीए की अपनी लाइन लेंथ से हटकर
एक नई लाइन लेंथ क्रिएट करना चाह रही है चुनाव के लिए, जिसमें बाबर है, जिसमें सालार गाजी है, जिसमें औरंगजेब है। अभिषेक वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, कहीं पे भी समाजवादी पार्टी पीडीए से अलग नहीं और पीडीए की विचारधारा पे ही बात है। हम अगर बात करें तो हम हिंदू मुस्लिम एकता पे बात कर रहे हैं, हम सिख ईसाई की एकता पे बात कर रहे हैं, उसी फोरम में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि मुसलमान भाइयों ने भी मुसलमान भाई क्या शुरू से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं, या फिर गणपति जी में क्या त्योहार नहीं मनाते, अपने अपने सर के ऊपर रख करके विसर्जन करने के लिए जाते हैं। जब शिवरात्रि होती है तो क्या वो अलग अलग कैंप लगा करके जो हमारे लोग होते हैं, भाई होते हैं, क्या उनको प्रसादी ग्रहण नहीं करवाते? बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सिर्फ एकता पे जाना चाहते हैं, हम सिर्फ एकता पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला ही ये है। एक मिनट रुको, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आप कह रहे हैं पार्टी तरफ से ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ खंडित हो जाती है जब रामजीलाल सुमन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राज्यसभा के सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि राणा सांगा गद्दार था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है ना, ये ना पीडीए है ना हिंदू मुस्लिम एकता, ये समथिंग डिफरेंट है। ये रेसिपी तो अभी तक आई नहीं थी बाजार में, जो रामजीलाल लाए हैं, जियाउर रहमान वर्क लाए और आजमी लाए। इसलिए मुझे सवाल पूछने की इच्छा हुई कि क्या पार्टी ने रणनीति बदल ली, चूंकि ये तीनों बौरे नहीं है, बच्चे नहीं है, और रामजीलाल सुमन तो बहुत अनुभवी व्यक्ति है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी पीडीए के अगेंस्ट में बात नहीं की, हमेशा पीडीए को लेकर के चल रहे। और कभी कदा देखिए चीजें को कोई व्यक्ति कुछ भी बयान देता है तो ये उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो बयान आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, वो बयान समाजवादी पार्टी का है। बहुत सारे, अगर आप इस फोरम पे जाएंगे तो अगर आप देखिए तो अभी कुछ दिन पहले नंद किशोर गुर्जर जी जो भाजपा के विधायक थे, तो कितनी सारी बातें बोली। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया हुआ है या फिर मोदी जी ने बयान दिया हुआ। उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, उन चीजों के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ा। अभिषेक वाजपेयी, नंद किशोर गुर्जर और रामजीलाल सुमन बराबर नहीं। जब नंद किशोर गुर्जर पैदा हुए होंगे तब रामजीलाल सुमन राजनीति में स्थापित हो चुके थे, इसलिए ऐसा ना हमारा आप भी गजब करते हो। वो विधायक है एक लोनी के, रामजीलाल सुमन सामान्य व्यक्ति तो नहीं। खैर छोड़िए, अगर सामान्य होते तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मंत्री सब रह लिए रामजीलाल। और वैसे अबू आजमी नेताजी के समय से महाराष्ट्र के होलसेल स्टॉकिस्ट हैं कि नहीं है सपा के? नेताजी महाराष्ट्र जाएं तो अबू आजमी के सिस्टम में रहेंगे, अखिलेश जी जाएं तो, ये तो हमको मालूम है। और संभल से अमरोहा और मुरादाबाद तक क्या शफीकुर रहमान वर्ग से हटके कहीं समाजवादी पार्टी थी? नहीं ना। इसलिए मैंने कहा ये बच्चे नहीं हैं, ये बड़े लोग हैं, इसलिए ये सवाल पूछा। और आपने कहा कि अखिलेश जी ने नहीं कहा। रामजीलाल सुमन के बयान पर अखिलेश जी ने कहा था कि इतिहास का कोई पन्ना रामजीलाल सुमन जी ने अगर पलट दिया और उसमें ऐसा भाव है तो क्या हो गया। उन्होंने रामजीलाल सुमन को न डपटा न उनकी बात का खंडन किया कि राणा सांगा गद्दार नहीं था। उनने कहा पन्ना है, पलट गया तो कोई बात नहीं। इसलिए सवाल जिंदा रहा, नहीं तो खत्म हो जाता। अगर अखिलेश जी कहते कि मैं जियाउर रहमान बर्क, अबू आजमी और रामजीलाल सुमन तीनों की बात का खंडन करता हूं तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन इनका खंडन आप या और लोगों के जरिए नहीं हो पाएगा, इनका खंडन उन्हीं को करना होगा। इस बात से तो सहमत है ना अभिषेक भाई आप? देखिए आपको याद होगा कि अबू आजमी जी ने बाकायदा उन्होंने माफी भी मांगी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी की भावना आहत हुई तो मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूँ। और माफी मांग लेना अपने आप में अंतर जी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए वो माफी मांगता है, और वही अपने आप में पश्चाताप होता है, वही आगे बढ़ने का स्रोत होता है। राघवेंद्र जी, विधानसभा के चुनाव से पहले एक इम्तिहान और है, टेम्पू उसी में बनेगा उसी में बिगड़ेगा पंचायत का। नहीं, पंचायत में बहुत देरी भी नहीं है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। पिछली बार भी पंचायत का चुनाव हुआ था, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। नगर निकाय चुनाव हुए थे, 17 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। मेरा कहने का तात्पर्य, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में ईमानदारी से बहुत पहले से अपना जो है चुनावी जो व्यवस्था होती है
चुनावी जो समर में हम लोग उतर जाते हैं। आज की तारीख में ये तय है अमिताभ जी, हम लोग बहुत पहले से इसको लेकर के, जैसे आप ही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है और लोग आ गए। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, हम लोग हर क्षेत्र के चुनाव, हर चुनाव को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ, नहीं पूरे कर्तव्यपरायणता, पूरी तन्मयता से लगे। लेकिन अभी 28 जिला अध्यक्ष आपके यहाँ भी फंस गए। नहीं, मैं जान नहीं पाता कितना मंथन हो रहा है भाई, महीनों से मंथन चल रहा है, तय मीटिंग, और फिर भी 28 जिला अध्यक्ष फंस गए। आप ये देखिए, जहां संगठनवादी राजनीतिक दल में लाभ होते हैं वहां कुछ कमियां भी होती हैं। ये बात सही है, निर्णय लेने में थोड़ी देरी होती है। यही आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा, यही लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा, यही संगठन में होता है। हमारे यहाँ निर्णय लेने में बहुत तरीके की प्रक्रिया होती है, मंडल से सूची जाती है, फिर जिले में जाती है, प्रदेश में डिस्कशन होता है, रुको भाई राघवन जी, ये वही बात जिसपे मैंने अभिषेक जी को टोका था। ये प्रक्रियागत बातें हैं दूसरों को बताने के। मैं तो हाथी के दांत वो भी जानता हूं ना, जो खाने के होते हैं, ये तो दिखाने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए उस इलाके से मंत्री है केंद्र में, क्या, या यूपी का ही मंत्री है, ताकतवर है, तो फंस गया पेच, होल्ड हो गया जिला। विधायक की चले, सांसद की चले, मंत्री की चले, किसकी चले, इसी में चक्कर गिन्नी हो गया मामला 28 जिलों में। हकीकत यह है, प्रक्रिया तो हमको भी मालूम है भाई, किसको नहीं मालूम, इंटरनेट पे है, डाल दो भाजपा के चुनाव की प्रक्रिया, जिला अध्यक्ष की आ जाएगा। लेकिन उन बातों का मतलब नहीं ना, बस वही माना जाता है अमिताभ जी, जो इंटरनेट में वही जानकारी हमें भी है, इससे ज्यादा जानकारी अमिताभ जी हमको भी नहीं है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। एक्चुअली देखिए होता क्या है अमिताभ जी कि इनके यहाँ पे तो देखिए मंडल अध्यक्ष के लिए अलग 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 एक अमाउंट फिक्स होता है, जिला अध्यक्षों के लिए अलग अमाउंट फिक्स होता है। तो जाहिर सी बात है 28 जगह फंसे हुए तो बोले चलनी का बोले, जिसमें 7200 चल रहा होगा, समाजवादी 50 लाख चल रहे हैं, 50 लाख चल रहे हैं कि 20 लाख रुपए चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 50 लाख ज्ञान देने का 50 लाख चलेंगे कि 50 लाख चलेंगे कि 20 लाख रुपए चलेंगे। अब इसका रेट तय कर लीजिए। जैसे लोकसभा चुनाव में, जैसे कि लोकसभा चुनाव में चले थे, काम करते हैं और हमारे व्यवस्थाएं हैं। जैसे अमिताभ जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कम से कम आप मान रहे हैं ना कि आपका व्यवसाय है, आपका व्यवसाय है, कम से कम आप मान रहे हैं। अब लेकिन व्यवसाय में ये तो तय कर लीजिए कि मंडल अध्यक्ष निर्विरोध के लिए कितना अमाउंट तय हो रहा है, 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपया, या फिर जिला अध्यक्ष के लिए कितना रेट तय हो रहा है, 50 लाख रुपया की 40 लाख रुपया, और जितने लोग जिला अध्यक्ष बने उनसे कितना कितना बंदरगांठ हुआ है, कम से कम ये तो बता दीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, भ्रष्टाचार युक्त, हमारे संगठन की चिंता हम पे रहने दीजिए, हम लोग हमारे किसी वजह से आप बाहर जाकर के हर जगह पे रुपए लुटाते हैं, लोगों को रुपए बांटते दिखते हैं, सबने देखा है जो काम में रुका हुआ है। जहाँ जिला अध्यक्ष बनाए गए वहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ जिला अध्यक्ष रुके हुए वहाँ भी काम हो रहा है। आप क्या स्थिति है? पैसे मिले कि नहीं मिले ये बताइए, 20 लाख मिले कि 50 लाख मिले, जितने मंडल अध्यक्ष हुए उसके लिए कितना रुपया मिला, या जितने जिला अध्यक्ष हुए हैं उनको उनके लिए कितना रुपया तय हुआ पार्टी की तरफ से, इसको बताइए ओपन फोरम में। बेहतर तरीके से जानते हैं अभिषेक जी। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र भाई को भी रोकूंगा, अभिषेक भाई को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। सियासत में आरोप बहुत तीखे होते हैं और यही सियासत की खूबसूरती भी है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राजनीतिक वजह हो सकती है, उसके काउंटर में तर्क दिए जा सकते हैं। अस्पताल नए खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले, उनमें कोई कह सकता है कि वहां पानी की टंकी नहीं लगी, वहां फलानी चीज नहीं लगी, वहां डॉक्टर कम है, वहां नर्स नहीं है। लेकिन अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बने, ये उत्तर प्रदेश में ये छोटी बात है। 20 साल पहले की स्थिति हमको याद नहीं। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55% एक्सप्रेसवे का मार्ग अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। 55%। ये छोटी बात है क्या? कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रहा है, बसपा क्या कह रही है, छोड़िए लोकदल क्या कह रहा, लेकिन ये तो सच्चाई है ना।
ये किसी के कहने से तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगी। 45 दिन लगभग 67 करोड़ लोगों का स्नान, 67 लगभग 66 करोड़ 40 लाख के आसपास लोगों का स्नान। अपराध की एक घटना नहीं, ये छोटी बात है क्या? इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं, ऐसा एक आकलन कहता है। यानी हर 2 में से 1 सनातनी कुंभ नहा गया। विश्व की आंखों ने, मानवता के इतिहास ने कभी इतना बड़ा समागम नहीं देखा। क्या ये उत्तर प्रदेश को गर्व करने की बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, और गर्व किया जाना चाहिए। दुनिया भर हतप्रभ है कि इतना बड़ा आयोजन हो भी सकता है क्या? आज तक के ज्ञात इतिहास में विश्व के इसके आसपास का भी मानव समागम संभव नहीं हुआ किसी देश के लिए। हज को ले लीजिए, ईस्टर को ले लीजिए, चाहे किसी को ले लीजिए। और एक बात मुझे और लगती है जिस पर विवाद नहीं होना चाहिए। 15 वर्ष पहले इस बात से राज भाई भी दिल में सहमत होंगे, अभिषेक जी भी, बाकी सब भी। उत्तर प्रदेश में केवल पर्यटन की दृष्टि से एक ही स्थान हुआ करता था, ताजमहल। वहां जितने आ जाए बस उतने आ गए। आप पिछले वर्ष केवल अयोध्या धाम में 16 करोड़ लोग आए, 16 करोड़। ताजमहल छोड़िए, ताजमहल, गोवा सब पीछे हो गए। एक वर्ष में 45 करोड़ 40 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए। ये किसी पार्टी की कहने से ना आंकड़ा कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश को गर्व करने लायक बात है, क्योंकि यहां से अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता है, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। बाहर से एक व्यक्ति आता है तो घर से घर तक की दूरी को करने में 3000 रुपए का व्यय करता है, और वो सैकड़ों किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स में हट के जाके अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाता है। क्या आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में कोई सोच सकता था कि यहां 60 करोड़ आदमी आ जाएगा? नहीं ना। 14 करोड़ आदमी काशी विश्वनाथ में, 8-9 करोड़ आदमी बांके बिहारी में। जितने लोग हज जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अकेले बांके बिहारी के दर्शन करने आए। जितने लोग ईस्टर में शामिल होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अकेले काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाने आए। ये गर्व की बात है, ये बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश बदल रहा है तो इस सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए, क्योंकि भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उत्तर प्रदेश उस अभियान का नेतृत्व नहीं करे। देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो लीड करे भारत की विकास यात्रा को, और उसके लिए सबको बधाई और सबको साधुवाद होना चाहिए। जो सरकारें पूर्व में रही उन्होंने भी अपनी क्षमता भर कुछ किया, अच्छा स्वाभाविक है। मौजूदा सरकार ने उसको एक गति दी, ये भी अच्छा है, और ये गति आगे बनी रहे, ये एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।